नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 4 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 4 का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय शिक्षा का इतिहास। क्या है? भारतीय शिक्षा का इतिहास, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम भारतीय शिक्षा का इतिहास है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3 का नाम पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 4 सॉरी 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं कि आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 4 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो प्रश्न पत्र आएगा चीर देंगे फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, आप उस प्रश्न पत्र को देख करके वहाँ के क्वेश्चंस को पढ़ करके ये महसूस करेंगे कि सर ने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो तो एक भी वहाँ से आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि पेपर नंबर 4 का नाम वहाँ पर भारतीय शिक्षा का इतिहास था ही नहीं। और सर बार बार बोल रहे थे कि भैया एक बार सिलेबस क्या कर लेना, जरूर मिला लेना। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपको एकदम से रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसका पहला वीडियो आ चुका है जिसमें लगभग हम लोगों ने 5 प्रश्न के बारे में बात कर ली थी, शायद 5 हो गया था। उपनयन संस्कार वाला हो गया था आपका। हाँ, तो 5 प्रश्न आपका हो गया था। आज हम छठे नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे-ऐसे करके एक-एक को देखने वाले हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल पे जाके आराम से उसको देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हम छठे नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। छठा नंबर पूछ रहा है कि तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। पहले आपको तक्षशिला के बारे में बताना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, और फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसमें आप लिखेंगे कि यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में है। पश्चिम में था मतलब बता रहे हैं कि जो ये विश्वविद्यालय था मेरे प्यारे दोस्त तक्षशिला, ये जो अभी इस समय का रावलपिंडी है, रावलपिंडी नाम की जो जगह है, उससे लगभग 20 मील पश्चिम में यह विश्वविद्यालय था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा और बाद में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। मतलब बता रहे हैं कि ये कई शताब्दियों पहले क्या था कि पहले इसमें वैदिक शिक्षा दी जाती थी और बाद में फिर इसमें बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र बन गया, जहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रदान दी जाने लगी। आगे लिख सकते हैं कि यह 600 ईसा पूर्व अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। जब ये 600 ईसा पूर्व के समय की बात करें, तो उस समय पे तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि के पराकाष्ठा पर था। मतलब सबसे ज्यादा उस समय का जो पॉपुलर विश्वविद्यालय था वो आपका था तक्षशिला। ठीक है, लिखेंगे कि व्याकरण व्याकरण पढ़नी, राजनीतज्ञ चाणक्य, ठीक है, अर्थशास्त्री कौटिल्य। उसके बाद आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक। ठीक है, जीवक एवं सम्राट चंद्रगुप्त एवं पुष्यमित्र इसी विद्यालय की उपज थे। मतलब बताते हैं कि अगर हम बात करें व्याकरणाचार्य जो हमारे थे, जिसे हम पढ़नी के नाम से जानते हैं, उनकी बात करें, या जो हमारे महान राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनको हम चाणक्य जी के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, महात्मा बुद्ध जी के व्यक्तिगत जो चिकित्सक रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, और सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र जो थे, ये सभी लोग इसी विश्वविद्यालय के उपज थे। मतलब यहीं से पढ़े लिखे थे, उन्होंने यहीं से शिक्षा दीक्षा अपना क्या किया था, ग्रहण किया था। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे नालंदा विश्वविद्यालय और इसमें लिखेंगे कि यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में था। जो पटना है ना, बिहार की राजधानी, वहां से क्या है, लगभग 50 मील दूर दक्षिण दिशा में जब आप जाएंगे तो आपको यह नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। यह लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा एवं छाहर दीवारी से घिरा था। मतलब कह रहे हैं कि अगर इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा, चौड़ी छाहर दीवारी इसके चारों ओर बनाई गई थी। आगे लिखते हैं इसमें दो बड़े सभा भवन, मतलब बता रहे हैं इसमें क्या है, दो बड़े सभा भवन और 3000
अध्ययन कक्ष थे। कितने थे मेरे प्यारे दोस्त? 3000 अध्ययन कक्ष थे, आप सोच सकते हैं। और 2 बड़े क्या हैं उसमें, सभा भवन भी रहे हैं। इसका विशाल पुस्तकालय कई मंजिलों का था। मतलब बता समझ सकते हो कि इसका जो पुस्तकालय लाइब्रेरी थी मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या थी, कई मंजिलों की बनाई गई थी। लिखते हैं इसमें लगभग 1500 शिक्षक एवं 10,000 छात्र थे। कितने थे? 1500 शिक्षक वर्क करने वाले थे और लगभग 10,000 छात्र वहां पर पढ़ रहे थे। इसमें चीन, जावा, वर्मा आदि सुदूर देशों के छात्र अध्ययन करने को आते थे। मतलब बता रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में, बात करें नालंदा विश्वविद्यालय में मेरे प्यारे दोस्त, तो चीन के बालक पढ़ने आया करते थे, जावा के बालक, बर्मा के बालक जो है यहाँ पे पढ़ने आया करते थे, अध्ययन हेतु यहाँ तक आते थे। लिखते हैं इस प्रकार इसने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक रूप ग्रहण कर लिया था। मतलब कह रहे हैं कि बाहर के लोग जो आते थे पढ़ने, इसी के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि इसने जो है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे चलता था। ठीक है, चलिए। तो आई होप ये आपका तक्षशिला और नालंदा वाला जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। मतलब कह रहे हैं कि वैदिक कालीन में कौन से ऐसे शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे जहां पर शिक्षा दी जाती थी, या बालक जहां से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो उसमें पहला आ जाता है तक्षशिला, दूसरा आ जाता है प्रयाग, तीसरा काशी, चौथा मिथिला, पांचवा कांची और चौथा कैकेय। ठीक है, ये 6 जगह ऐसे थे, ये 6 केंद्र ऐसे थे, शिक्षा के प्रमुख केंद्र ऐसे थे जहां पर वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी, या अगर आप प्राप्त करना चाहते तो वहां पर आप जाके प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर प्रश्न रहा। बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा एवं वैदिक कालीन वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं हैं, आपको यहाँ पे बताना है। मतलब बौद्ध शिक्षा आप कह सकते हैं और वैदिक शिक्षा दोनों में क्या क्या समानताएं रही हैं। अंतर नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, समानताएं पूछ रहा है। हालांकि अंतर भी अगले प्रश्न में पूछा गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले समानताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनके अंदर पहली समानता पाई जाती थी कि दोनों प्रणालियों में धार्मिक एवं नैतिक जीवन की प्रमुखता प्राप्त थी। मतलब बता रहे हैं कि दोनों शिक्षाएं क्या करती थी, दोनों शिक्षा की जो प्रणालियां थी, दोनों में धार्मिक और नैतिक जीवन पे विशेष करके ध्यान दिया जाता था। ठीक है, दूसरी जो समानता बताते हैं कि दोनों प्रणालियां बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। मतलब कह रहे हैं कि ये दोनों प्रणालियां क्या थी, बाह्य नियंत्रण, मतलब कोई ऐसा बाहरी नहीं था जो इनके ऊपर अपना काबू कर सकता, इनके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता था। इन चीजों से ये क्या थी, दोनों शिक्षाएं मुक्त थी। आगे लिखते हैं दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। मतलब जैसे वैदिक काल के बालक पढ़ा करते थे, जैसे उनकी दिनचर्या होती, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध काल के, या कह सकते हैं बौद्ध कालीन जितने भी बालक हुए हैं, उनकी भी दिनचर्या हुआ करती थी। चौथी समानता बताते हैं कि दोनों प्रणालियों में शारीरिक दंड साधारणतया वर्जित था। मतलब कह रहे हैं कि दोनों प्रणाली में अगर किसी बालक से कोई गलती हो जाती है तो उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। मतलब लगभग ना के बराबर होता था, अगर थोड़ा बहुत कोई कोई कर देता था तो वो बात अलग ही है, लेकिन ये चीजें वर्जित थी। आगे लिखते हैं दोनों प्रणालियों में, पांचवी जो समानता है, दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतया मौखिक थी। मतलब कह रहे हैं कि जो दोनों प्रणालियां थी, इन दोनों में शिक्षण विधि कैसी थी, मुख्यतः मौखिक थी। मतलब बोल के एक लेक्चर के तौर पे, मतलब कोई आया लेक्चर दे करके चला गया, इस टाइप की हुआ करती थी दोनों समय की शिक्षाएं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लगभग 5 समानताएं इनके अंदर बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की बौद्ध कालीन एवं वैदिक शिक्षा में अंतर बताना है। तो फिर से हेडिंग आप डालेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में अंतर। इसमें पहले एक तरफ डालेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा और दूसरे तरफ डालेंगे वैदिक शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा में लिखेंगे कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी। मतलब बौद्ध कालीन शिक्षा में अगर कोई भी जाता वो शिक्षा ग्रहण कर सकता था। वहीं पे बात करें वैदिक शिक्षा के बारे में, तो वैदिक शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसमें कुछ ही लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, सबको शिक्षाएं नहीं दी जाती थी। दूसरा बताते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा जो थी मेरे प्यारे दोस्त, इस शिक्षा का माध्यम लोक भाषाएं थी, जबकि शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। बौद्ध कालीन में जिस समय, उस समय की जो लोक भाषा थी, जिसके
जिसका प्रयोग लोग बातचीत के लिए सरलतापूर्वक यूज़ कर सकते थे, उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता था मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ाया जाता था। लेकिन वहीं पे बात करें वैदिक शिक्षा के बारे में, तो इसमें पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने का जो माध्यम बनाया गया था, वो संस्कृत भाषा को ही बनाया गया था। तीसरा जो अंतर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि समान विद्यालयों का प्रचलन था। क्या था? सामान्य विद्यालय इनके लिए बनाए जाते थे, और यहाँ पे बताते हैं सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। इनके लिए गुरुकुल की व्यवस्था की जाती थी। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। चौथा अंतर बताते हैं कि विभिन्न जातियों के भिक्षुक शिक्षक थे। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षक यहाँ पर कोई भी हो सकता था। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, आप आराम से शिक्षा दे सकते थे। लेकिन वहीं बात करें वैदिक शिक्षा में, तो इसमें केवल और केवल ब्राह्मण ही शिक्षक हुआ करते थे। पांचवा बताते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षा का जो स्वरूप था वो संस्थागत और सामूहिक था। कैसा था? ये संस्थागत हुआ करता था और सामूहिक होता था। मतलब कहते हैं कि कोई एक संस्था बनाई जाती थी जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, और ये सामूहिक होता था। मतलब एक लोगों को नहीं, जितने लोग बैठ के पढ़ना चाहे सभी आराम से पढ़ सकते थे। और वहीं पर हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा के बारे में, तो इसका स्वरूप व्यक्तिगत और पारिवारिक था। कैसा था? इसका स्वरूप व्यक्तिगत हुआ करता था और पारिवारिक हुआ करता था। जैसे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेना चाहें तो राम भगवान को शिक्षा किसने दिया था? वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? क्यों दिया था? क्योंकि वही क्या थे? इनके कुल गुरु थे। वही सभी को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने ही इनको भी शिक्षा दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं सभी के अंतर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं छठे नंबर अंतर के बारे में। छठा नंबर अंतर क्या बताते हैं? तो छठा नंबर अंतर बताते हैं कि गुरु का महत्व कम हो गया था। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बात करें, तो उसमें गुरु का महत्व बहुत कम हुआ करता था। लेकिन वहीं पे बात करें वैदिक शिक्षा के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें गुरु की श्रेष्ठता एवं प्रधानता थी। गुरु को ही सब कुछ माना जाता था, सर्वे सर्वा माना जाता था। सातवां अंतर बताते हैं कि शिक्षा के केंद्र जो थे मेरे प्यारे दोस्त, वो मठ विहार के रूप में थे। ये बताते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, उसमें जो शिक्षा का केंद्र माना जाता था, वो मठ को माना जाता था और बिहार को माना जाता था। ठीक है, मठ बिहार कोई जगह का नाम नहीं है कि बिहार राज्य बात करें। मठ और बिहार जैसे आज के समय पे विद्यालय होते हैं, आश्रम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय पे मठ हुआ करते थे और बिहार हुआ करते थे। बात करते हैं यही वैदिक शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा के केंद्र आश्रम हुआ करते थे, और गुरुकुल में जो है क्या की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, प्रदान कराई जाती थी। ठीक है, तो आई होप ये आपका 9 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रबज्जा संस्कार से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। प्रबज्जा संस्कार के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे जो प्रबज्जा संस्कार था, ये बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठों में प्रवेश हेतु प्रबज्जा संस्कार होता था। प्रबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अतः प्रबज्जा संस्कार का तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। मतलब आप समझिए, प्रबज्जा संस्कार किन लोगों के लिए किया जाता था? ये बौद्ध धर्म में किया जाने वाला, शायद बौद्ध धर्म में किया जाने वाला एक संस्कार था, जो प्रबज्जा संस्कार हुआ करता था। वहीं पे बात करते हैं, जैसे हम लोगों, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो वैदिक कालीन रहे हैं या आदिकालीन रहे हैं, उसमें उपनयन संस्कार जैसे होता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रबंध संस्कार भी होता था। वहाँ पे उपनयन का मतलब क्या होता था? वहाँ पे उपनयन करवाया जाता था शिक्षा लेने से पहले। जब शिक्षा के लिए बालक घर से जाता था बाहर अपने गुरु के पास, तो उसका उपनयन संस्कार होता था। ठीक वही प्रकार से यहाँ पे प्रबज्जा संस्कार होता है। ठीक है, तो प्रबज्जा संस्कार के बारे में भी आप बता सकते हैं। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है कि मकतब और मदरसा में अंतर बताइए। मकतब और मदरसा में क्या अंतर होता है, दोनों के बारे में बताना है। तो लिखेंगे कि मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहाँ लिखने को शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब कह रहे हैं कि मकतब हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर लिखने को शिक्षा दी जाती है कि हमें लिखना कैसा है। ठीक है, जहाँ बालक को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मतलब क्या की जाती है? प्राथमिक शिक्षा, जैसे कि लिखना पढ़ना ये सब बताया जाता है, ये काम वहाँ पे करवाया जाता है। बात करते हैं कि मकतबों में सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान कराया जाता था। मतलब पहले क्या होता है कि मकतब में जब बालक जाता है, तो उसको क्या करवाते हैं कि पहले बालक को वर्णमाला के शब्दों से ज्ञान कराते हैं कि आप समझ सकते हो ना कि वहाँ पे वर्णमाला, अक्षरों को पहचानना होता है। जैसे आज के समय पे
एलकेजी, यूकेजी होता है, पीजी होता है, ठीक उसी प्रकार से गणित की लिपि तथा कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। क्या की जाती थी? गणित की लिपि उनको जो है कंठस्थ कराई जाती थी और साथ ही साथ कुरान की आयतें भी उनकी क्या करवा दी जाती थी? कंठस्थ करवा दी जाती थी, याद करवा दी जाती थी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये क्या होता था? वहाँ पे आप एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3 वाला पाते थे और उसके बाद जैसे 6 के बाद बात करते हैं ना, तो उसके लिए मदरसा जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहाँ शिक्षा भाषण विधि द्वारा दी जाती थी। किसके द्वारा दी जाती थी? भाषण। कोई एक व्यक्ति आता, वो अपना किसी ने जो कुछ भी उसे बताना होता, वो अपना बोलता कुछ देर के लिए, एक लेक्चर देता, उसके बाद वो आराम से वहाँ से चला जाता तथा सभी विषय विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे। क्या किए जाते थे? जितने भी विषय होते थे हमारे काम के होते थे, ठीक है, चूंकि ये मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें ये होता है मदरसा और मकतब, तो उनके लिए होता है प्रवज्जा जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं उनके लिए होता है, और उपनयन जो है ये सनातनी लोगों के लिए होता है, जो सनातन धर्म से संबंधित होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो यहीं पे बताते हैं कि जब यहाँ पे क्या किया जाता था, आपके मदरसे में विस्तृत रूप से सभी विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा शिक्षा दी जाती थी। जितने भी प्रकार की शिक्षाएं हो सकती हैं वो सारी शिक्षाएं कहाँ पे दी जाती थी? आपकी मदरसे में दी जाती थी। बात करते हैं सभी मदरसे, मदरसों में शिक्षा का जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम प्रधान था। मतलब बता रहे हैं कि जितने भी मदरसे थे उसमें जीवन उपयोगी जो पाठ्यक्रम होता है, मतलब जो हमारे काम आने वाला होता है, हमारे जीवन में जिनका उपयोग कर सकते हैं, उनकी प्रधानता होती थी। गुरु शिष्य का संबंध मधुर था। कैसा था मेरे प्यारे दोस्त? गुरु और शिष्य का संबंध यहाँ पे मधुर हुआ करता था। कठोर अनुशासन का पालन होता था। योग्य विद्यार्थी को ही तमगे या संदेह दी जाती थी। मतलब बता रहे हैं जो विद्यार्थी योग्य होता था उसे ही तमगे देते थे या संदेह, तमगे या संदेह दिया जाता था जो विद्यार्थी क्या होता था? योग्य होता था। तो आई होप यहाँ पे आप मदरसा और मकतब के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मदरसा मतलब एलकेजी, यूकेजी, और मकतब का मतलब उसके ऊपर की शिक्षा। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बौद्धकालीन उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। बौद्धकालीन जो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या रहे हैं उसके बारे में बताना है कि बौद्धकालीन में जो इस उच्च शिक्षा दी जाती थी उसका सिलेबस क्या होता था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ था। किसमें किसमें? पहला तो धार्मिक शिक्षा थी और दूसरी आपकी लौकिक शिक्षा थी। ठीक है, बात करते हैं धार्मिक शिक्षा के बारे में, तो आप लिखेंगे कि धार्मिक शिक्षा भिक्षु एवं भिक्षुणियों को की जाती थी। जो लोग भिक्षुक होते थे या भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब स्त्री कोई जब भिक्षा मांगने के लिए जाती थी तो उसे भिक्षुणी कहते थे, और वहीं पे बात करें जब कोई पुरुष जाता था तो उसे भिक्षु कहते थे। तो भिक्षु और भिक्षुणियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? मोक्ष प्राप्त करना, ये इसका जो है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य था। और बौद्ध धर्म का प्रसार करना, बौद्ध धर्म का क्या करना था? प्रसार करना था, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। मोक्ष को ही क्या कहा जाता है? कैवल्य की प्राप्ति। समझ रहे हो ना? ये शब्द सुना होगा, कैवल्य की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। दूसरी जो शिक्षा थी वो लौकिक थी। इसमें बताते हैं बौद्धकालीन शिक्षक शिक्षा में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत जीवन में उपयोगी विषयों का समाविष्ट किया गया था। मतलब बताते हैं कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा उस समय की उच्च शिक्षा दी जाती थी उसमें लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी, और लौकिक शिक्षा में हम क्या पढ़ाते थे? जो हमारे जीवन में उपयोग, हमारे जीवन के उपयोग में आने वाली शिक्षाएं थी उन्हीं को क्या किया जाता था? दिया जाता था। जैसे धर्म के बारे में पढ़ाते थे, दर्शन के बारे में, साहित्य के बारे में, न्याय शास्त्र के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में, तर्क शास्त्र, शब्द विद्या, तंत्र विद्या, योग विद्या आदि सारी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता था मेरे प्यारे दोस्त? वहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो आई होप ये आपका 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर 12 के 12 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जल्दी बताओ कि सर तीसरा नंबर पार्ट भी लेकर के आपको क्या करना है? आना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।